हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो बच्चों अपन ये जो नेक्स्ट पीसीबी 8 था, इसमें फ़िज़िक्स में कंप्लीट हीट आई थी बच्चों। उसके जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो अपन बच्चों देख लेते हैं। हर बार की तरह पेपर आपको इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सॉल्यूशन अगर आपको नहीं आए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर अभी तक पेपर नहीं दिया हो तो साथ में बच्चों आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हीट में जो आप डॉक्टर बनने वाले हैं उसका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो इस हीट वाले पोर्शन में आपको कितना कुछ आता है। आइए बच्चों पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टेम्परेचर को 50 डिग्री से बढ़ा दिया है तो रेट ऑफ रेडिएशन में कितना इंक्रीज होएगा लगभग अप्रॉक्सीमेटली। तो स्टीफन्स लॉ आपको पता ही होगा, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 आती थी, है ना। वैसे ये एनर्जी नहीं होती थी, ये इंटेंसिटी होती थी। तो खैर अभी अपन स्टीफन्स लॉ पे नहीं जाते हैं। तो ये फॉर्मूला है ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। इसमें तुम E1 बाई E2 इक्वल्स टू T1 बाई T2 की पावर 4 इसे सॉल्व कर लो। E1 को 100 मान लो, E2 का पता नहीं है तुम्हें। पहला टेम्परेचर 100 मान लो बच्चों, और बाद में टेम्परेचर 50% बढ़ गया तो 100 का 50% 50 ही होता है। तो 100 में 50 ऐड करोगे तो 150 हो जाएगा और उसकी पावर 4। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, यही आंसर आ जाएगा। तो एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। और E2 की वैल्यू अगर तुम यहाँ से देखोगे तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 की पावर 4 इंटू 100 और नीचे 10 की पावर 4, है ना। 15 की पावर 4 इंटू 100 अपॉन 10 की पावर 4। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। और ये अगर आपके पास वैल्यू आ रही है बच्चों तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से इसका आंसर अपन निकाल सकते हैं। बताइए, ये 15 का स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर मतलब अब मैथ्स है। तो 15 के पावर 4 को मैं 15 का स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। और नीचे 100 इंटू 100 लिख सकते थे, इसको 100 इंटू 100 तो नीचे एक 100 बाकी रह जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 15 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर 225 इंटू 225 अपॉन 100, यानी लगभग कितना आ जाएगा ये 100 से डिवाइड करोगे तो 22.5 इंटू 22.5, 22.5 इंटू 22.5 आपको निकालना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन नहीं भी करोगे तो 22 इंटू 22 484 होता था, मतलब ये 500 के लगभग आएगा कुछ, समझ रहे हो क्या। और ये 500 के लगभग अगर आ गया तो जो भी आंसर आता है उसमें से तुम्हें 100 माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर लगभग आपका आ जाएगा 400%, यानी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तुम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो ये 506 के लगभग आएगा। और जो भी आता है तो फाइनल वैल्यू 500 हो गई। शुरुआत में तुमने 100 मानी थी तो 100 500 हो गया, मतलब 400% का इंक्रीज हो गया, 400% की वृद्धि हो गई। तो फर्स्ट का थर्ड आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर याद होगी तो आंसर आ जाएगा। इस बिंदु का तापमान, इस पॉइंट का टेम्परेचर थीटा मान लेते हैं और KVL लगा दीजिए। थीटा माइनस 100 अपॉन L बाय KA प्लस थीटा माइनस 50 अपॉन L बाय 2KA और प्लस थीटा माइनस 0 अपॉन L बाय KA बराबर 0। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, तापीय प्रतिरोध या थर्मल रेजिस्टेंस, वो कितना होता है, L बाय KA होता है। और यहाँ पे मैंने इसका पोटेंशियल या इसका तापमान थीटा मान लिया है और KVL लगा दिया है। थीटा माइनस 100 बटे में इसका प्रतिरोध, थीटा माइनस 50 बटे में इसका प्रतिरोध, थीटा माइनस 0 अपॉन में इसका रेजिस्टेंस, और सबको 0 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए L बाय KA कॉमन है, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3 ऊपर आएगा तो 3 थीटा माइनस 300 प्लस ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 थीटा माइनस 100 और यहाँ पे प्लस थीटा बराबर 0। बच्चों L बाय KA से L बाय KA और L बाय KA सारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच गया, 6 थीटा बराबर 400, है ना, माइनस 100 और 400 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से दिख रही है 200/3। तो 200/3 मतलब सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन कैसे लिखी है मैंने, ये इक्वेशन के लिए KVL अपन ने ऐसे माना कि हर तरफ से धारा, हर तरीके से ऊष्मा या हीट बाहर जा रही है तो सारी हीट का एडिशन 0 कर रखा है अपन ने। KVL करंट एक्सटीडी में पढ़ा होगा आपने, वही लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 30 से 90 कर दिया अपन ने।
मतलब सेल्सियस में चेंज कितना हुआ है, सेल्सियस में चेंज 60 डिग्री सेल्सियस का है, तो आपको वही चेंज बताना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कितना होगा। फ़ारेनहाइट और केल्विन में चेंज के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, चेंज अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम, है ना। किसी भी आप यूनिट में, किसी भी इकाई में जो भी चेंज होता है उसको डिवाइड कीजिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम से। ऐसे ही चेंज केल्विन में अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और ऐसे ही चेंज फ़ारेनहाइट में और मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो चेंज को जब भी बराबर करना होता है तो ये हमने थर्मोमेट्री में आपको पढ़ाया हुआ है। और आपको पता भी होगा कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में चेंज इन टेम्परेचर, है ना, तापमान में परिवर्तन सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 से 100 ये कैंसिल भी हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा सी डेल्टा के बराबर होता है। तो ये देखते ही आंसर आ जाएगा। देखिए सेल्सियस में चेंज 60 डिग्री सेल्सियस का है, तो केल्विन में भी चेंज 60 का ही होना चाहिए था। ऐसा 60 के वाला ऑप्शन ही एक है। तो अगर आपको फ़ारेनहाइट में चेंज निकालना नहीं भी आता हो तब भी आंसर फर्स्ट आ सकता है। बाकी फ़ारेनहाइट में चेंज कैसे निकालोगे, इस्तेमाल करना पड़ेगा ये फॉर्मूला कि सेल्सियस में चेंज 60 का है, नीचे 100 आ गया। फ़ारेनहाइट में चेंज कितने का आएगा वो निकालना है, और नीचे 212 माइनस 32 करोगे तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 180, सॉल्व करोगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं थर्मोमेट्री के, पता होंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट इसका आंसर आ चुका है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, 4 में हिंदी मीडियम में ये एक शब्द थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ताप नियत है, यहाँ पे करना है ना। और नीट में भी लिखा हुआ आता है, जब भी इंग्लिश और हिंदी में कोई कंट्रोवर्सी रहेगी, कोई दुविधा रहेगी, इंग्लिश को सही माना जाएगा। तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हिंदी में भी आपको तापमान नियत है मानना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि अपने को आरएमएस स्पीड, उसका रेशियो चाहिए। अब स्पीड, जो भी गैस के अणु होते हैं उनकी चाल केवल बच्चों टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तापमान पर निर्भर करती है। क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए जो स्पीड रहेगी, जो आरएमएस स्पीड रहेगी, आरएमएस चाल रहेगी, वो सेम रहेगी, चाहे आप दाब को कितना भी बदल दो, चाहे आप प्रेशर को कितना भी बदल दो। इसका मतलब रेशियो या अनुपात 1:1 आ जाएगा। तो 4th क्वेश्चन का आंसर 3rd आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसी में 5th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अपन। 5th क्वेश्चन में बोला हुआ है बच्चों कि एक बबल है, एक बुलबुला है जो h गहराई पर था, और ये जब ऊपर आता है तो इसका रेडियस 3 गुना हो जाता है। पहले इसका रेडियस मान लीजिए, पहले इसका रेडियस r था, अब इसका रेडियस, अब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई है, 3r हो गई है। तो बच्चों अपन ने फॉर्मूला लिखवाया हुआ था हाइट की वैल्यू n-1 × 10 मीटर। ये डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है जो आप निकाल भी सकते हो, बट अभी अपन डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे हैं। n का मतलब होता था वॉल्यूम कितने टाइम्स हो गया, वॉल्यूम या आयतन कितने गुना हो गया। अब वॉल्यूम में बच्चों r³ आता था, तो यहाँ वॉल्यूम, यहाँ आयतन r³ है, तो यहाँ पे अगर क्यूब करोगे तो v प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, 3r³ के। बताइए 3r का क्यूब कितना हो जाएगा, 27r³ हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि आयतन या वॉल्यूम किससे गुणा हो गया, आयतन या वॉल्यूम किससे मल्टीप्लाई हो गया, 27 से। यानी 27 गुना आयतन हो चुका है, 27 टाइम्स वॉल्यूम हो चुका है। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 27 - 1 × 10 यानी 260 मीटर। 260 मीटर ये आंसर आ जाएगा। और आपको यहाँ पे हम 10 जो लिखते थे ना, उसने यहाँ पे L लिखा हुआ है ना, वैल्यू दे रखी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू L ऑफ वाटर कॉलम। तो L लेंथ वाटर कॉलम का, L लेंथ वो है, तो इस 10 को आप L से रिप्लेस कर सकते हो। आंसर इसका यही 26L आ जाएगा, और इसीलिए फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, L के पदों में इन टर्म्स ऑफ L लिखना है तो आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए। 6th क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है बच्चों, कार्नो इंजन टेक्स, तो अवशोषित ऊष्मा एब्जॉर्ब्ड हीट वो दे रखी है 3 × 10⁶ कैलोरी ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम रिजर्वायर। अब ये बताइए एफिशिएंसी का फॉर्मूला, दक्षता का फॉर्मूला होता था 1 - सिंक बाय सोर्स, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता था, और यही वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब का भी फॉर्मूला होता था। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 - सिंक।
सिंक का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 27 तो था ही, 27 में 273 जोड़ोगे 300 अपॉन सोर्स, सोर्स का टेम्परेचर 627 में 273 जोड़ देना तो वो कितना हो जाएगा, 700, 800, 900 हो जाएगा बच्चों। और यही वैल्यू W/Q के बराबर दे रखी है, यही वैल्यू तुम्हें किसके बराबर दे रखी है, W/Q के बराबर। सॉल्व कर लो इसे, ये कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा इधर, तो 1 - 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3 बराबर वर्क W और नीचे Q, Q कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁶ कैलोरी। बच्चों 3 से 3 कैंसिल, वर्क का आंसर आ गया है 2 × 10⁶ कैलोरी के बराबर। अपने को जूल में आंसर चाहिए तो आप इसे 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बन जाएगा 8.4 × 10⁶, 8.4 × 10⁶, यानी 6th क्वेश्चन का आंसर सेकंड आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7th नंबर के क्वेश्चन पे आ गए। अपने को बोल रखा है डायटोमिक गैस है, द्विपरमाणविक गैस है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि बच्चों 5 होती है ना, और प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है, दाब नियत दिया हुआ है। तो अपने को डेल्टा Q, डेल्टा U और W का रेशियो पूछा है। बच्चों डेल्टा Q होता है NCP डेल्टा T, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है NCP डेल्टा T। डेल्टा U का फॉर्मूला हमेशा NCV डेल्टा T होता है, और कार्य का फॉर्मूला NR डेल्टा T ये होता है अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब। बच्चों ये सारे एक्सप्रेशन में से N डेल्टा T कैंसिल हो गया। CP कितना होता है, CP हो जाएगा 7R/2, CV कितना हो जाएगा 5R/2, और R तो है ही। बच्चों ये R से R कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ रहा है 7, 5 और 2, यानी कि 7th क्वेश्चन का थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th के आगे क्वेश्चन नंबर 8th में आ जाओ। अच्छा सवाल है 8। रेफ्रिजरेटर नीट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने बोल रखा है इनसाइड और आउटसाइड टेम्परेचर दिया हुआ है, तो अपन रेफ्रिजरेटर में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वो परिभाषित करते थे। ठीक है, और निष्पादन गुणांक भी कहते हैं इसे हिंदी में, वो अपन डिफाइन करते थे। और ये कार्नोट साइकिल का उल्टा होता था। जैसे कार्नोट साइकिल में अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर वर्क था, नीचे हीट थी। ऊपर यहाँ पे आएगा हीट एब्जॉर्ब और नीचे आएगा वर्क, अवशोषित ऊष्मा बटा कार्य, और यहाँ पे लिखते हैं T2/T1 - T2। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि T1 क्या है, T2 क्या है। बच्चों आंसर तो हमेशा धनात्मक ही आना चाहिए, आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। ये T2 हमेशा ना लेस टेम्परेचर होगा, कम टेम्परेचर होगा, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करोगे तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अच्छा अब बताओ क्वेश्चन ने क्या क्या बोला हुआ है। अच्छा क्वेश्चन ने अपने को तापमान दिया है, टेम्परेचर दिया है। अब T2 T1 मैंने बता दिया, T2 को छोटा ही होना पड़ेगा। छोटा टेम्परेचर 273 है बच्चों, ऊपर 273 आ गया, नीचे 303 - 273 आ गया। अच्छा एब्जॉर्ब हीट कितनी होगी, अवशोषित ऊष्मा कितनी होगी पता नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी जूल ऑफ वर्क डन, है ना। हिंदी में भी लिखा हुआ है प्रत्येक जूल कार्य, मतलब 1 जूल कार्य मानना है, 1 जूल वर्क मानना है, तो वर्क तो 1 हो गया। तो यहाँ से एब्जॉर्ब हीट कितनी हो जाएगी, एब्जॉर्ब हीट अवशोषित ऊष्मा कितनी हो जाएगी, लगभग तुम देखोगे तो ये नीचे ना 30 लिखा हुआ है, 303 - 273 तो 30 आ जाएगा। ऊपर 273 नीचे 30, तो ये लगभग कितना आ रहा है 9.1 या 9 जूल मान लो इसे। तो अवशोषित ऊष्मा 9 जूल है। अब बच्चों रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है, फ्रिज के अंदर से ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, उसके लिए कुछ वर्क होता है ना, और वर्क और अवशोषित ऊष्मा मिलके, कार्य और अवशोषित ऊष्मा मिलके, वर्क और एब्जॉर्ब हीट मिलके रिलीज हीट बना लेती है। मतलब रिलीज हीट का फॉर्मूला होता है वर्क डन प्लस एब्जॉर्ब्ड हीट। तो एब्जॉर्ब हीट कितनी थी, एब्जॉर्ब हीट 9 थी, वर्क कितना था 1 था, इसलिए रिलीज हीट कितनी आ जाएगी 10, रिलीज हीट कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अच्छा सवाल है, अगर ये आप कर लेते हो मतलब रेफ्रिजरेटर एसी के फंडे आपके बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9th में बोला हुआ है, अब इसमें बर्फ़ की मोटाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था बच्चों कि y1² - y2² प्रोपोर्शनल टू t। अगर बर्फ़ की मोटाई y1 से y2 तक बढ़ी है तो y1² - y2² वो t के प्रोपोर्शनल या समानुपाती होगा। सबसे पहले मोटाई 0 थी और 3 मिलीमीटर मोटाई होने में
उसको समय कितने का लगा है, 1 घंटे का। अब बोला है अगला 6 मिलीमीटर तक जाने में, बताओ 3 मिलीमीटर तो पहले ही है, अब इसमें 6 मिलीमीटर और बढ़ा दूं अगर मैं, तो क्या 3 और 6 तो बर्फ़ की कुल मोटाई 9 मिलीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों को तो यही कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि 6 मिलीमीटर और बढ़ानी है, तो 3 में 6 ऐड कर दोगे तो वो 9 मिलीमीटर तक अंतिम मोटाई हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जब 0 से 3 हो रही है तो 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, उस समय टाइम 1 दे रखा है ना। तो ये तो मैंने क्या लिखा, 0 से 3, अब 3 से 9 होगी। अब ये 9 कहाँ से आ गया, कंफ्यूज मत हो ना। 6 मिलीमीटर और बढ़ानी है, 3 मिलीमीटर तो पहले ही थी, और 6 मिलीमीटर और नेक्स्ट 6 मिलीमीटर, तो 3 के आगे अगले 6 का क्या हो जाएंगे, 3 में 6 ऐड करोगे 9 आ जाएगा। तो मतलब 3 से 9 तक जाने में 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और टाइम टी। सिंपल सी मैथ्स है। ऊपर 9 दिख रहा है, नीचे क्या दिखेगा, 9 का स्क्वायर है ना, 81 माइनस 9, और ये 1/t आ जाएगा। तो ये 9/72 बराबर 1/t आ जाएगा बच्चों। 81 माइनस 9 कितना होगा, 81 माइनस 9 72 ही होगा। 9 से इसको कैंसिल करोगे 8 आ गया, तो t की वैल्यू 8 आवर्स आ जाएगी। 9th का 4th क्वेश्चन आ जाएगा। सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत हैं इस क्वेश्चन में। याद होनी चाहिए, बर्फ़ की मोटाई y1 से y2 तक गई है तो टाइम t लगता है, तो फिर हम ये डेरिवेशन करके बताते थे आपको क्लास में, तो ये पता होगा तो आंसर आ जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं अपन, अगले प्रश्न के लिए चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं अपन। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 2v टू 5v एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों अपने को क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू का फॉर्मूला हमेशा NCV डेल्टा टी होता है, हमेशा। कंफ्यूज मत होना, इस क्वेश्चन ने लिख रखा है कांस्टेंट प्रेशर, तो ये नहीं कि आप अपना ज्ञान लगाते वक्त मतलब अपना ज्ञान लगाएं और CV की जगह CP कर दें। बच्चों डेल्टा यू स्टेट फंक्शन होता है, अवस्था फलन होता है। डेल्टा यू हमेशा क्या होता है, NCV डेल्टा टी होता है। बस सॉल्व कर लो, n रहेगा। CV की वैल्यू अब कौन सी गैस दे रखी है बताया होगा या 2 मोल्स। अच्छा कुछ बोला हुआ है नहीं, कुछ बोला हुआ नहीं है, तो अपन मोनोटॉमिक गैस, एक परमाणु गैस मानेंगे, उसका CV कितना हो जाएगा, 3R/2 हो जाएगा। और डेल्टा टी का मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल आ जाएगा बच्चों। यहाँ से 3/2 कॉमन आ जाएगा, NR को अंदर ले जाओगे तो NRT फाइनल माइनस NRT इनिशियल हो जाएगा। बच्चों यहाँ से आंसर कितना आएगा, 3/2 तो 3/2 रहेगा। क्या NRT की वैल्यू P इंटू वी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो NRT की जगह मैं लिख देता हूँ P इंटू वी फाइनल माइनस P इंटू वी इनिशियल, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, दाब नियत है तो P रहेगा। तो NRT की जगह P इंटू वी लिख सकते हो, लेकिन फाइनल है तो फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल है तो इनिशियल वॉल्यूम। तो कितना आंसर आ गया, 3/2 तो ऐसा ही रहा बच्चों। P बाहर आ जाएगा, और V फाइनल कितना है 5V, इनिशियल कितना है 2V। आंसर आ चुका है आपके पास। क्या आ गया आंसर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 - 2 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 3/2 P और इंटू 3V, यानी ये आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, 9 PV/2, 9 PV/2। अच्छा ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, ये क्यों नहीं दिख रहा है आंसर, तो ध्यान नहीं दिया। गामा के पदों में इन टर्म्स ऑफ गामा चाहिए ना, तो आप यहाँ पे जैसे CV को मैंने 3R/2 लिख दिया था, है ना, तो 3R/2 मत लिखो, ये आंसर सही है, लेकिन ये गामा की टर्म्स में नहीं है, गामा की पदों में नहीं है। मैं वापस से बता देता हूँ, बट ये भी सॉल्यूशन सही है। अगर आप मोनोटॉमिक गैस मानते है ना, अगर आप एक परमाणु गैस मानते तो ये भी आ जाता। जो आंसर दिया हुआ है वो कैसे आएगा, आ जाएगा, मेरे को ही थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। इधर सुनते चलो फटाफट। देखो फॉर्मूला वही है, डेल्टा यू का मान कितना है, NCV डेल्टा टी, लेकिन n तो n रहेगा। CV की वैल्यू बच्चों R/γ-1 होती है, CV की वैल्यू R/γ-1 भी होती है, क्योंकि हमें गामा की टर्म्स में ही आंसर चाहिए, तो ये लिख लिया। और डेल्टा टी को वही लिख लिया, T फाइनल माइनस T इनिशियल। जो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। अब अंदर ले जाओगे इस NR को, NRT फाइनल माइनस NRT इनिशियल, और उसी की वैल्यू γ-1 आ जाएगी। और ऊपर लिखा रहेगा PV फाइनल माइनस PV इनिशियल अपॉन γ-1, यानी कि P कॉमन आ जाएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल 5V - 2V, और नीचे आ जाएगा γ-1। आंसर आ गया 3PV अपॉन γ-1, है ना, 5V - 2V 3PV अपॉन γ-1। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। बोलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है, आइसोथर्मल समतापीय का कार्य वर्ग कितना होता है बच्चों, है ना, NRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। बच्चों ये
वर्क होता है, कार्य होता है समतापीय का। यहाँ पे लॉग का बेस ई है, ई हटाओगे तो आगे 2.303 और आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि टेम्परेचर टी है ना, बाद में भी टेम्परेचर टी है, पहले टेम्परेचर टी है और वॉल्यूम 2V से 5V हो गया, और बाद में भी टेम्परेचर टी है लेकिन वॉल्यूम 10V से 25V हो गया, तो वर्क कितना होगा? बच्चों ये बताओ मेरे को कि पहले वर्क कितना होगा, nRT, और ln लिख सकते हैं V फाइनल 5V/2V, ये होगा, है ना। और बाद में वर्क कितना होगा वो निकालना है, W1 बोल देता हूँ, वो होगा nRT ln V फाइनल मतलब 25V/10V। तो ये दोनों वर्क मेरे को सेम दिख रहे हैं। देखो nRT तो सेम है ही, क्या यहाँ पे लॉग के अंदर ln के अंदर 5/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी V से V कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे तो यहाँ भी 5/2 ही लिखा हुआ है, तो ये दोनों वर्क सेम ही आएंगे, मतलब बाद में भी वर्क बच्चों कितना रहेगा, W ही रहेगा। 11th क्वेश्चन का आंसर 4th आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में एक वैज्ञानिक है, आप जैसा कोई एक वैज्ञानिक है, उसने कार्नो इंजन बना दिया। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी होती थी 1 - सिंक, सिंक मतलब कम टेम्परेचर मतलब 300 अपॉन सोर्स मतलब ज़्यादा टेम्परेचर मतलब 1000, तो ये आ गया 1 - 0.3 यानी 0.7, यानी एफिशिएंसी आ गई 70%। तो आदर्श कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? 70%। तो अब आप ये बताइए कि x की, मतलब साइंटिस्ट ने बोला, वैज्ञानिक ने बोला कि जब हमने ये दोनों वैल्यूज़ रखी तो एफिशिएंसी या दक्षता x मिली, है ना। अब देखो ये जो वैल्यू आई है ना, ये आदर्श या आइडियल वैल्यू है, लेकिन जब प्रयोग किया होगा तो हमेशा वैल्यू आदर्श से या आइडियल से कम ही आएगी। तो 70 से कम एक ही ऑप्शन दिख रहा है 60, समझ रहे हो, बाकी सब ऑप्शन 70 से ज़्यादा हैं। अगर आदर्श भी होता ही है, आइडियल भी होता ही है, तब भी एफिशिएंसी या दक्षता 70% ही मिलती। तो अब एक्सपेरिमेंट किया है साइंटिस्ट ने, प्रयोग किया है, तो दक्षता 70 से कम ही मिलेगी, और 70 से कम एक ही ऑप्शन है, इसलिए वो सही है ना। तो कंफ्यूज मत होना कि आंसर क्या आ रहा है, कैसे दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाए गए हैं, आप समझिए क्या क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अगले प्रश्न में चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों तुमसे क्या बोला हुआ है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो f की वैल्यू आपको 4 दे रखी है और आपको इसका गामा निकालना है, इसका गामा निकालना है। बच्चों गामा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, गामा होता है CP/CV। अभी CV की वैल्यू R/γ-1 होती थी, CV की वैल्यू कितनी होती थी? R/γ-1, और CV की एक और वैल्यू होती थी FR/2 भी होती थी। अब अलग अलग फॉर्मूले हैं, इस्तेमाल करके आंसर आ जाएगा, इसका यूज़ नहीं भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। क्या CV की वैल्यू तुम 4R/2 बोल सकते हो? CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4R/2, है ना। अगर CV की वैल्यू 4R/2 है यानी CV की वैल्यू 3R है, 3R क्या 2R आ जाएगी बच्चों, मतलब है ना, कैंसिल करोगे 2R, तो CP की वैल्यू कितनी होती थी? CV + R होती थी, मतलब 3R आ जाएगी। तो CP कितना हो जाएगा? 3R, CV कितना हो जाएगा? 2R, 3/2 कितना हो जाएगा? 1.5। 13th का आंसर 4th आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं अपन। तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोला गया है, यूजुअल नोटेशंस हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या चीज़ सही है? बच्चों आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा T 0 होगा, और डेल्टा T 0 होगा तो डेल्टा U होता है NCV डेल्टा T, यानी डेल्टा U 0 होगा। तो डेल्टा U 0 मतलब पहला ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसमें ऑल ऑफ दीज भी है, इसलिए आगे चेक कर लो, क्या डेल्टा Q बराबर डेल्टा U + W होता था? डेल्टा U 0 हो जाएगा तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, डेल्टा Q बराबर डेल्टा W, और बताया ही है तुम्हें डेल्टा T बराबर 0 भी होता ही है आइसोथर्मल में। 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 14th क्वेश्चन का आंसर 4th आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है, 20 जूल हीट एब्जॉर्ब की गई है। तो हीट का फॉर्मूला अभी देखते हैं अपन, इसने कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, तो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में 20 जूल हीट एब्जॉर्ब की गई है, एब्जॉर्ब मतलब प्लस में ही होगा, और वर्क जो है वो 25 जूल किया गया है।
इनिशियल इंटरनल एनर्जी, अच्छा इसमें तो बिल्कुल ही आसान हो गया है। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू बोल दो बच्चों। डेल्टा क्यू 20 है, डेल्टा यू का पता नहीं है, डब्ल्यू 25 है, तो डेल्टा यू यहाँ से देखोगे तो -5 आ जाएगा, 25 उधर आ जाएगा, 20 - 25 -5। डेल्टा यू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, उसकी वैल्यू -5 है। और इनिशियल एनर्जी 60 दे रखी है, तो यू फाइनल -60 बराबर -5 है ना। इनिशियल -60 है, 60 दूसरी तरफ चला जाएगा तो यू फाइनल 55 आ जाएगा बच्चों, है ना। 55 यानी सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, 60 उधर चला जाएगा, 55 आंसर आ जाएगा। तो 15th क्वेश्चन का हो जाएगा ये सॉल्व। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले प्रश्न की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला हुआ है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, बताया भी था रेफ्रिजरेटर के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे T1 लिखो, T2 लिखो, कुछ भी लिखो, है ना, ऊपर जो लिखा है वही आगे माइनस करना है, बस इतना ध्यान कर लेना। और ये लेस टेम्परेचर ही होगा, ये कम तापमान ही होगा, तभी प्लस में आंसर आएगा। तो लेस टेम्परेचर, अब -23 में 273 जोड़ोगे तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों 250। वो कितना हो जाएगा? 250 के बराबर। और 27 में 273 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा। तो छोटा टेम्परेचर ऊपर 250 लिखना पड़ेगा और नीचे कितना लिखना पड़ेगा? 300 - 250, यानी ऊपर आ जाएगा 250, नीचे आ जाएगा 50, 5 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। थर्ड 16th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, कंडक्शन या चालन के जितने सवाल हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? TI, तो यही इस पॉइंट का, इस जंक्शन का टेम्परेचर। आप मान लो करंट ऐसे फ्लो होएगा, है ना, तो I सेम कर दो, I की वैल्यू V/R होती है बच्चों। V का काम यहाँ पे डेल्टा थीटा करेगा, तो इस पहले वाले का डेल्टा थीटा क्या लिखोगे, है ना, 100 - T अपॉन 2L/KA। और ऐसे ही इसके लिए क्या लिखोगे? T - 0 अपॉन L/2KA। समझ रहे हो ना, इसकी लेंथ 2L दे रखी थी तो 2L अपॉन KA, और इसके लिए क्या आ जाएगा? L अपॉन KA। बहुत आसानी से हो जाएगा, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये, है ना। और अपन ने किया क्या है, जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें भी फ्लो करेगा। करंट की वैल्यू V/R, V होता है हाई माइनस लो, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि ये 100 है ये 0 है, तो 100 - T, इसलिए यहाँ पे 100 - T लिख दिया, तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू थर्मल रेजिस्टेंस, तापीय प्रतिरोध, L/KA होता है, L की वैल्यू 2L है यहाँ पे, और अपॉन KA। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे इसमें भी टेम्परेचर ये ज़्यादा है ये कम है, तो T - 0। T ज़्यादा क्यों है? क्योंकि 100 और 0 में से कौन ज़्यादा है? 100 ज़्यादा है ना, तो ऐसे ही हीट फ्लो होगी, तो T ज़्यादा ही होगा तभी हीट आगे जाएगी, तो T - 0, और नीचे L/KA, K की जगह 2KA आ जाएगा। सॉल्व कर लो बच्चों इसे। तो एक तरफ मेरे को दिख रहा है 100 - T, 100 - T नीचे 2, और इधर आ जाएगा 2T बच्चों, क्योंकि ये 2 ऊपर आ जाएगा, L/KA और L/KA कैंसिल है। देखो कोई सुंदर आंसर आ जाएगा, 100 - T बराबर 4T, है ना। T दूसरी तरफ चला जाएगा तो 4T बन जाएगा, ये T उधर आएगा तो 5T बन जाएगा, 5T बराबर 100 आ जाएगा। 5T अगर 100 के बराबर है बच्चों, तो T किसके बराबर आ जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोला हुआ है? RMS स्पीड हाइड्रोजन की। बच्चों VRMS का फॉर्मूला होता है √3RT अपॉन MW। तो VRMS की वैल्यू V दे रखी है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, √3R। टेम्परेचर कितना लिखूंगा मैं? तापमान 27 दे रखा है, 27 में 273 जोड़ोगे तो 300 आ जाएगा, और अपॉन MW आणविक द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का मास 2 मान लो, है ना, आणविक द्रव्यमान। वैसे तो 2 × 10⁻³ लिखना चाहिए, लेकिन आप रेशियो लोगे तो ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन हो तो ज़रूर लिखना। अब ऑक्सीजन के लिए VO मान लेता हूँ, फॉर्मूला वही लगेगा, √3RT। टेम्परेचर कितना है? 927, इसमें 273 जोड़ोगे तो वो 1200 आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? नीचे इसमें आ जाएगा अपने पास आणविक द्रव्यमान 32 होता है, ऑक्सीजन का 32 × 10⁻³ तो बच्चों इसका अगर रेशियो लोगे तो वो आएगा V/V0, रेशियो या अनुपात V/V0 आ जाएगा, है ना। रूट के अंदर 3R और 10⁻³ 3R और 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 300/2, और नीचे 1200
और ऊपर 32, ये सब बच रहा है बच्चों, और आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो 300 को इससे काटोगे 4 आ जाएगा, 4 8 जा मतलब 4 इंटू 2 8, 8 और ये 4 आ जाएगा। तो v अपॉन वी नॉट की वैल्यू 2 दिख रही है ना, √4 मतलब 2, 2 नीचे आ जाएगा, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v/2 हो जाएगी, v/2 यानी 18th क्वेश्चन का आंसर 3rd आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला हुआ है, 2 मोल्स मोनोएटॉमिक के, मोल्स कितने दिए हुए हैं 2, और गैस कौन सी दी हुई है, मोनोएटॉमिक, और इसको मिक्स कर रहे हैं 2 मोल्स है ना, मिक्स्ड विद 3 मोल्स। अच्छा, फिर 3 मोल दिए हुए हैं डायएटॉमिक के, तो गामा चाहिए। तो बच्चों गामा का फॉर्मूला याद है क्या तुम्हें, गामा का फॉर्मूला मिक्सचर के लिए होता था N1Cp1 N2Cp2 अपॉन N1Cv1 प्लस N2Cv2। अब ये फॉर्मूला याद होगा तभी आंसर आएगा। आंसर आ गया, क्या आएगा, गामा नीचे। अब इसमें हमेशा डिनोमिनेटर लिखा करो, तो Cv लिख लोगे तो Cp लिखना आसान होता है। जैसे N1 2 मोल्स और मोनोएटॉमिक का Cv होता है Fr/2, F होता है मोनोएटॉमिक का 3R/2 प्लस N2 के मोल 3 है, और डायएटॉमिक का बच्चों F कितना होता है, 5 होता है, तो Cv 5R/2 हो जाएगा। अगर Cv लिखा हुआ है तो ऊपर 3 में 2 जोड़ दो। अगर फॉर्मेट ऐसा दिखे आपको कि Fr/2 Cv है, तो F में 2 जोड़ दो, F + 2 R/2 वो Cp बन जाता है। मतलब ऊपर मैं डायरेक्टली लिखूंगा, 2 की जगह 2 लिख लूँगा, 3 की जगह क्या लिखूंगा 5R/2, और 3 की जगह 3 लिखूंगा, 5 की जगह क्या लिखूंगा 7R/2। तो ये अपने आप मैंने क्या बना दिया, इसका Cp बना दिया है। और सॉल्व कर लो बच्चों, इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये सारे R/2 तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर दो। 2 5 जा 10 + 21 और नीचे 6 + 15, तो 31/21 31/21 4th इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते चलते हैं अपन, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो ही रहे हैं, आप देखते चलो, साथ में क्वेश्चंस करते चलो, आपको जो भी वैल्यूज़ दे रखी है बताते चलो। क्वेश्चन ने ये अगले सवाल ने क्या बोला है, थर्मोमेट्री या कैलोरीमेट्री का सवाल है। 1.2 किलोग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, और इसको मिक्स किया गया है 1 किलोग्राम वाटर और 24 डिग्री सेल्सियस पर, तो कितना आइस मेल्ट हो जाएगी। अच्छा ये बताओ बच्चों, जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा ना तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, हीट का आदान प्रदान, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो ये बताइए, इस 24 को अगर तुम 0 पे ले आते हो, 24 के टेम्परेचर को 0 पे ले आते हो, तो कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, mc डेल्टा थीटा, है ना। और ये हीट रिलीज होगी बच्चों, क्योंकि पानी ठंडा हो रहा है, 24 से 0 मतलब पानी ठंडा हो रहा है, पानी ठंडा हो रहा है तो वो हीट निकलेगी। कितनी हीट निकलेगी, जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो mc डेल्टा थीटा, m है 1, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब कैलोरी में अगर मैं लिखूँ तो 1 कैलोरी, है ना, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो वो अपन ने 1 लिख दी यहाँ पे, और ग्राम में है ना, तो ये 1 किलोग्राम है ना, इसको अपन 10⁻³ लिख देंगे अभी, तो इसे मैं लिख लेता हूँ 10⁻³ चलो, तो 10⁻³ इंटू 1 और इंटू यहाँ पे डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा 24, तो ये कितना आ गया 24,000 के करीब आ गया। इतनी कैलोरी हीट जो है ना वो निकली हुई है। अच्छा, अब बर्फ़ पिघलाने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत होगी, बर्फ़ पिघलाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है m × l, m की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10⁻³ कर देना, 1.2 इंटू 10⁻³, और l की वैल्यू बच्चों 80। इतनी हीट की ज़रूरत होगी, अगर इतनी हीट मिलती तो सारे की सारी बर्फ़ पिघल जाती, लेकिन अपने को तो मास ही चाहिए ना, तो ये m की वैल्यू लिखो मत आप, है ना। मतलब अपन इसमें क्या करने वाले हैं, मान लेता हूँ मैं कि m जो है ना बर्फ़ पिघली है, तो अगर m बर्फ़ पिघली है तो कितनी हीट की ज़रूरत होगी m × l की, और हमें हीट दे कितनी रखी है, ये दे रखी है 24,000, तो 24,000। ठीक है, तो बताइए यहाँ से हम m की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 24,000 अपॉन l आता 80, है ना, और यहाँ से आ जाएगा द फ्रैक्शन ऑफ आइस दैट मेल्ट्स, तो ये 80 है, ये ग्राम में करना पड़ेगा अपने को, तो ये यहाँ पे भी 10⁻³ लगाना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था, तो चाहते तो नहीं भी करते तो डायरेक्टली किलोग्राम में आंसर आ जाता,
लेकिन अभी ग्राम में आ रहा है, तो किलोग्राम में मैं इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1.2 किलोग्राम ही है ना। तो देख लेंगे कितना फ्रैक्शन हुआ है। तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, अगर लगभग मैं बोलूँ तो m की वैल्यू आ जाएगी 24 या 2.4/8, यानी ये कितना आ जाएगा 0.3। तो कितना मास मेल्ट हो गया, 0.3 किलोग्राम मास मेल्ट हो गया। तो कितना फ्रैक्शन मेल्ट हुआ, टोटल कितना था 1.2, इसमें से 0.3 मेल्ट हो गया, है ना। तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना मास मेल्ट हुआ है, 1/4 रेशियो वो मेल्ट हो गया है। बढ़िया सवाल है। और एक काम इसमें ज़रूर कर सकते थे कि ये किलोग्राम को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, ताकि आंसर किलोग्राम में ही आता, वरना 10 की पावर 3 10 की पावर 3 हो सकता है आप कैलकुलेशन ना कर पाओ, कन्फ्यूजन हो जाए। बाकी समझ लो कि कोई एक हीट दे रहा होगा, कोई एक हीट ले रहा होगा, और ये बस 0 तक आ सकता है। देखो 0 के बाद ये और हीट नहीं देगा, तो इसको मैं 0 तक ले आया 24 को, ये ठंडा हुआ तो इसने हीट दी, उस हीट से कितनी बर्फ़ पिघलेगी, ml बर्फ़ पिघलेगी, m निकाल लो और देख लो टोटल 1.2 था, m आया 0.3, तो 1/4 बर्फ़ पिघली होगी। अच्छा सवाल है, आना चाहिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। 21 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, दो मेटल स्फीयर हैं सेम मटेरियल के, रेट ऑफ कूलिंग पूछा हुआ है। बच्चों डेल्टा क्यू का फॉर्मूला कितना होता था, MC डेल्टा थीटा, ठीक है, और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और इसको भी डेल्टा टी से डिवाइड कर सकते थे। इसको ऐसे भी लिखते थे dQ/dt बराबर MC और d थीटा बाई dt। बच्चों ये जो d थीटा/dt है इसी को रेट ऑफ कूलिंग कहते थे, है ना। तो d थीटा/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d थीटा/dt की वैल्यू dQ/dt, और ये आ जाएगा अपने पास m/c, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें सारी चीज़ें सेम हैं, ये dQ/dt सेम ही होगा। dQ/dt का फॉर्मूला होता था सिग्मा EA t की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, बट अपने को सराउंडिंग का टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सब सेम मानना है, कुछ दिया हुआ नहीं है, यानी कि ये आंसर 1/m/c आएगा। डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व को द्रव्यमान बटा आयतन लिखते तो m को रो इंटू वी भी लिख सकते थे, तो ये 1/ρ इंटू वी इंटू सी हो जाता। अब सेम मटेरियल है, अगर सेम मटेरियल है तो सेम मटेरियल होने पर ये रो और ये सी, क्योंकि मटेरियल पे निर्भर करता है ना। तो जैसे लोहे से बना हुआ है तो लोहे का घनत्व, डेंसिटी सेम रहेगी, विशिष्ट ऊष्मा सी भी उसकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो यहाँ से ये d θ/dt ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/v के, है ना। एक इसमें बात आपको और समझ में आनी चाहिए, देखो ये dQ/dt का फॉर्मूला होता था सिग्मा EA t की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, है ना, वो लिखा नहीं मैंने यहाँ पे। अगर वो मैं लिखता तो ये सिग्मा ई और ये सब चीज़ें तो सेम रहती, लेकिन ए बाकी रह जाता वहाँ पे। तो यहाँ पे ना इन dQ/dt की जगह ए ज़रूर आएगा, तो ऊपर ए आ जाएगा, नीचे वी आ जाएगा। ए को अगर तुम r² लिखोगे, वी को r³ लिखोगे, तो आंसर 1/r आ जाएगा। मतलब रेडियस को उल्टा कर दो, रेडियस को उल्टा कर दोगे तो 2:1, यानी 21 का सेकंड आंसर आ जाएगा। फॉर्मूलेज का खेल है देखो, है ना। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ये बोलते थे हम, है ना, ऊष्मा हानि की दर, वो dQ/dt होती थी, और वो सिग्मा E 8 t की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 होती थी। और d θ/dt रेट ऑफ कूलिंग बोलते थे, शीतलन की दर बोलते थे। अब फॉर्मूले का खेल है, पता होगा तो सब आंसर आ जाएगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। 22 क्वेश्चन में बोला गया है कि मोनोएटॉमिक गैस है और आपसे पूछा हुआ है टेम्परेचर T है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों जो मोनोएटॉमिक गैस होती है, एक परमाणुवीय गैस होती है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है और तीनों चलने के कारण होती है। तो मोनोएटॉमिक गैस, एक परमाणुवीय गैस का मॉलिक्यूल है ना, वो घूम नहीं सकता है, उसके पास घूर्णन गतिज ऊर्जा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है घूमने के कारण, है ना, घूमने के कारण 0 हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे घूमने वाली गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मोनोएटॉमिक के पास नहीं हो सकती है। ठीक है, अच्छा सवाल। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 23 क्वेश्चन में आ जाइए। 23 क्वेश्चन में बोला हुआ है इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चों U कांस्टेंट है, क्वेश्चन बोलता है U कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका चेंज 0 हो जाएगा, इसका मतलब उसका परिवर्तन 0 हो जाएगा। डेल्टा U का फॉर्मूला NCV डेल्टा T होता है।
अगर ये ज़ीरो है इसका मतलब डेल्टा टी को ज़ीरो होना पड़ेगा। डेल्टा टी ज़ीरो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तापमान नियत मतलब समतापीय या आइसोथर्मल प्रोसेस इसको बोला जा सकता है। ठीक है, अब आइसोथर्मल में संपीड़न हो, कंप्रेशन हो, कुछ भी हो, डेल्टा यू ज़ीरो ही रहेगा। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। 24th क्वेश्चन पे आ जाइए। 24th क्वेश्चन में बोला हुआ है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम आइस। अच्छा, अब ऐसे बना लो, आपके पास 2 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसको आप पहले बदलिए 2 ग्राम पानी में 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो हीट की ज़रूरत पड़ेगी m इंटू एल, m2 L80 यानी 160 कैलोरी। अब 2 ग्राम का पानी बन गया। अब 0 के पानी को बच्चों तुम 100 के पानी में बदलो, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है ना, तो 0 का पानी 100 का पानी, टेम्परेचर चेंज होगा तो mc डेल्टा थीटा की ज़रूरत पड़ेगी बेटा जी। m है 2, c की वैल्यू है 1, डेल्टा थीटा है 100, तो 200 की ज़रूरत पड़ गई। और लास्ट में हमें 100 डिग्री सेल्सियस की भाप बनानी है। अभी 100 का पानी आ गया, 100 के पानी को तुम्हें 100 के भाप में बदलना है, 100 की स्टीम में बदलना है, तो बच्चों m इंटू एल की ज़रूरत पड़ेगी। m की वैल्यू 2, l की वैल्यू 540। अब ये वैल्यूज़ तुम्हें याद होनी चाहिए, थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है ना। तो 2 इंटू 540 कितना होगा, 0, 8 और 1080। तो ये रहा 1080, ये रहा 200, ये रहा 160, सबको जोड़ दो, इतनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी। 1080, 200 और 160, तो ये 0 आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, यानी 1440 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, जब भी फेज बदले, जब भी अवस्था बदले तो ml। और देखो इस फॉर्मूले में टेम्परेचर चेंज है ही नहीं, तो टेम्परेचर नहीं चेंज होता है इसमें, है ना। और जब टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट का फॉर्मूला mc डेल्टा थीटा होता है। अब ये पता होगा तो आंसर आ जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए बच्चों। 25 में बोला है मोनोटॉमिक गैस 80 जूल ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है, दाब नियत है। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला कितना होता है, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है NC डेल्टा टी, लेकिन C प्रोसेस पे निर्भर करेगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो NCP लिखना पड़ेगा आपको। इसकी वैल्यू तुम्हें 80 दे रखी है, तो इसे N को N रहने दो। CP की वैल्यू, CV की वैल्यू 3R/2 होती है मोनोएटॉमिक के लिए, तो CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5R/2 और इंटू डेल्टा टी, और यही वैल्यू आपको किसके बराबर दे रखी है, 80 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से 5 से इसको कैंसिल करोगे 16 आ जाएगा, और NR डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 32, है ना, 2 इधर चला जाएगा। NR डेल्टा टी यही वर्क डन होता है कांस्टेंट प्रेशर का, है ना। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो यही वर्क हो जाता है। तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस W, ये आप लगा सकते हो। डेल्टा Q की वैल्यू 80 दे रखी है, डेल्टा Q की वैल्यू 80 है, डेल्टा U की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, और W की वैल्यू बच्चों 32 अपन ने निकाली ही है। तो 80 माइनस 32 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा शायद, 48 और 10, हाँ ठीक बात है, 48 आ जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर का सवाल हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे बोला गया है P प्रोपोर्शनल टू V है। अगर तुम V को नीचे ले आते तो ये कांस्टेंट बन जाता। क्या यहाँ से PV की पावर -1 कांस्टेंट हो जाएगा, V ऊपर आके PV की पावर -1। इसे कंपैरिजन कर लो, तुलना कर लो PV की पावर M से बच्चों, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। M की वैल्यू -1 हो गई, तो इस प्रोसेस के लिए C का फॉर्मूला याद करवाते थे, CV - R/M-1। तो CV की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए 3R/2 आ जाएगी, -R, M की वैल्यू -1 है, नीचे -1 -1 -2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर 4R/2 आ जाएगा। 4R/2 को 2R लिख सकते हो, 26 का आंसर थर्ड आ जाएगा बच्चों। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जब भी PV की पावर M कांस्टेंट दिखे तो उसके C का फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट का, विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CV - R/M-1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 में क्या बोला हुआ है, फिर से स्पेसिफिक हीट निकालनी है, C की वैल्यू फिर से निकालनी है। देखिए ये लाइन ना मूल बिंदु से गुजर रही है, ओरिजिन से गुजर रही है। ओरिजिन से जो लाइन गुजरती है उसका फॉर्मूला होता है V प्रोपोर्शनल टू T। बच्चों V समानुपाती T, V प्रोपोर्शनल टू T तभी होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो P कांस्टेंट में C की वैल्यू CP होती है, CP की वैल्यू नहीं आती क्या मोनो एटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक के लिए CV कितना हो जाता है, CV होता है 3R/2, तो CP कितना हो जाएगा
5r/2, तो Cp ही पूछा है आपसे, 5r/2 आंसर आ जाएगा, सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। प्रक्रम प्रोसेस निकालो, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा प्रोसेस पे डिपेंड करती है, प्रक्रम पे। तो प्रोसेस या प्रक्रम क्या है यहाँ पे? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट में स्पेसिफिक हीट Cp होती है, विशिष्ट ऊष्मा Cp कहते हैं अपन। आंसर निकाल लेंगे। आगे चलो, इसी खुशी में आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा सवाल है, इसका लोग बाग आंसर कुछ निकालेंगे सेकंड शायद, और देखते हैं इसका आंसर क्या आ जाता है। अच्छा, ऐसा एक और सवाल मिलेगा, ये वो नहीं है। बताओ, इसमें बोला हुआ है कि इसमें लिखा भी हुआ है P और T ग्राफ है सेम अमाउंट ऑफ आइडियल गैस। बच्चों, गैस का अमाउंट सेम है, इसका मतलब मोल्स सेम दिए हुए हैं यहाँ पे। गैस सेम मतलब मोल्स सेम, मॉलिक्यूल सेम, है ना। तो यहाँ पे क्या PV इक्वल्स टू nRT, वो तो हमें पता ही है। N और R सेम है, क्वेश्चन ने N सेम दे दिया है, तो क्या P इंटू V प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। P को तुम Y मानोगे और T को अगर तुम X मानोगे, तो ये 1/V नीचे आ गया। तो मेरे को समझ में आया कि ये स्ट्रेट लाइन y बराबर mx से अगर मैं कंपैरिजन या तुलना करूं, तो स्लोप या ढाल की जगह मुझे 1/v दिख रहा है। ठीक है, स्लोप किसके बराबर होगा? 1/v। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये ज़्यादा ऊपर है, तो स्लोप 2 का ज़्यादा है स्लोप 1 से, है ना, क्योंकि जो जितना ऊपर होगा उसका स्लोप उतना ज़्यादा है। स्लोप की जगह 1/v2 बड़ा हो जाएगा 1/v1 से, और यहाँ पे आ जाएगा v1 बड़ा हो जाएगा v2 से, v1 बड़ा हो जाएगा v2 से। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है, मोल्स दिए हुए थे बराबर हैं, इसलिए सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आया है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए बच्चों। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला हुआ है? फर्स्ट लॉ किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, याद होना चाहिए, है ना। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का, थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला हुआ है कि अपने को एक प्रोसेस दिया हुआ है, तो एक एक ऑप्शन पढ़ते चलो। इन प्रोसेस ए बी वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव। अच्छा, ए से बी में जब हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है तुम्हें। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या होता था? nRT log V2/V1, ये फॉर्मूला होता था, है ना। और फॉर्मूला नहीं भी देखो, अच्छा फॉर्मूला नहीं भी पता हो तब बता देता हूँ मैं। देखो, इस ए से बी में टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिल्कुल सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो तो दिख ही रहा है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कहाँ पे लिखूँ मैं? चलो यहीं पे लिख देता हूँ। टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो P और V व्युत्क्रमानुपाती होगा, P और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P और V को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना ही पड़ेगा। P इंटू वी प्रोपोर्शनल टू T होता है, T कांस्टेंट हो गया, है ना। तो A से B में प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, और क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है इसलिए वॉल्यूम घटेगा, और A से B में अगर वॉल्यूम घटेगा इसका मतलब वर्क आएगा नेगेटिव। किसका वर्क? गैस का वर्क। गैस को ही सिस्टम मानते हैं, सिस्टम का वर्क। गैस या सिस्टम, उसका वर्क कितना होगा? माइनस सराउंडिंग का या वातावरण का, उसका वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। तो पहले ऑप्शन ने कहा है सिस्टम का वर्क पॉजिटिव, वो गलत हो गया बच्चों, सिस्टम का वर्क नेगेटिव आएगा। अच्छा ये बताओ, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस W अगर मैं लगाता AB के लिए, AB में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तापमान नियत है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा U 0 हो गया। क्या वर्क नेगेटिव निकाला है A से B का? तो वर्क की जगह अगर माइनस लिखूंगा तो डेल्टा Q माइनस आएगा। ऊष्मा नेगेटिव मतलब ऊष्मा क्या हो रही होगी? निष्कासित हो रही होगी, हीट रिलीज हो रही होगी, तभी तो डेल्टा Q नेगेटिव आया है। सेकंड ऑप्शन में यही लिखा है, हीट रिलीज्ड, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन वैसे ही गलत है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में देखिए A से B में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा U तो जीरो ही होगा ना। थर्ड और फोर्थ में दोनों में लिख रखा है डेल्टा U बढ़ेगा, डेल्टा U घटेगा, वो तो जीरो रहेगा, इसलिए थर्ड और फोर्थ गलत है। सेकंड ऑप्शन इसका सही आएगा, 30 का सेकंड ऑप्शन सही आएगा। एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है तुम्हें। आगे चलो, अगले पन्ने पे चलो, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। बताओ 31 क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है dq बराबर 2du। बच्चों dq का फॉर्मूला होता है NC/dt और du का फॉर्मूला होता है NCV/dt। NDT से NDT कैंसिल, C की वैल्यू आ गई 2 इंटू CV, और CV होता है 3r/2 मोनोएटॉमिक के लिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, C की वैल्यू 3r आ गई, यही अपना आंसर आ जाएगा। इक्वेशन दे रखी है, फॉर्मूले पता होंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, अगले प्रश्न में चलो।
तो 32 में आ जाओ। 32 में फिर कोई इक्वेशन दे दी, 2du प्लस 3dw बराबर 0। बताओ du का फॉर्मूला होता है NCV dt प्लस 3dw। अब वर्क मेरे को मालूम नहीं है, क्वेश्चन ने प्रोसेस पूछा है मेरे से, और वर्क तो प्रोसेस पर ही डिपेंड करता है, तो जो मेरे को मालूम था मैंने वो लिख लिया, चाहे प्रोसेस कुछ भी हो, डी की वैल्यू यही रहती है। अब हम वर्क निकाल लेंगे, कार्य निकाल लेंगे, पता लगा लेंगे कौन सा प्रोसेस है। 2 तो 2 रहेगा, एन रहेगा, CV की वैल्यू 3r/2 आ जाएगी, dt रहेगा प्लस 3dw आ जाएगा। ये बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ से dw मेरे को दिख रहा है माइनस NR dt, माइनस NR डेल्टा टी या dt कुछ भी लिख सकते हो। NR डेल्टा टी तब वर्क होता था जब प्रेशर कांस्टेंट होता था। माइनस का मतलब संपीड़न हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा, लेकिन आप तो फॉर्मूला समझिए, NR डेल्टा टी मतलब प्रेशर कांस्टेंट, दाब नियत, प्रेशर कांस्टेंट यानी आइसोबारिक प्रोसेस, यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32 का। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। 33 में आ जाओ। 33 में बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्रोष्म प्रक्रम की इक्वेशन होती थी PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। और क्या यहाँ से P प्रोपोर्शनल टू 1/V की पावर गामा लिख सकते हैं? पढ़ाते वक्त हमने आपको बताया था P और V का ग्राफ ऐसा ही आएगा, लेकिन जिसका गामा जितना बड़ा हो जाएगा उसका ग्राफ, उसका वक्र उतना नीचे आने लग जाएगा। अगर ये पता होगा तो आंसर आ जाएगा। जिसका गामा जितना बड़ा उसका ग्राफ उतना नीचे आ जाएगा। अब ऑक्सीजन और हीलियम की बात कर रखी है। देखिए ऑक्सीजन डायटोमिक होती है, डायटोमिक का गामा होता है बच्चों 7/5, है ना। और मोनोएटॉमिक, हीलियम मोनोएटॉमिक है, उसका गामा होता है बच्चों, हमेशा मैं मनी मन सोचता हूँ ये CP/CV, CV में 3 है तो CP में 5 हो जाएगा। तो ऐसा मतलब सोच लीजिए आप, तो ये कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा क्या, 5 5 बन जाए 5 और 5 4 जा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1.6। तो इससे मेरे को पता लगा ऑक्सीजन और हीलियम में हीलियम का गामा ज़्यादा है ना, इसलिए हीलियम का ग्राफ नीचे आएगा। तो सेकंड ग्राफ हीलियम का होना चाहिए, पहला ग्राफ ऑक्सीजन का होना चाहिए, इसीलिए सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। 33 का आंसर सेकंड आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छी बातें सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं। 34 क्वेश्चन अच्छा सवाल है। आपको निकालना है थर्मल एनर्जी। बच्चों एनर्जी गैस में एक ही होती है, इंटरनल एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है NCV/T। चेंज इन एनर्जी निकालते तो डेल्टा टी, ऊर्जा या एनर्जी निकालनी है तो NCV/T। N को मैं M/MW लिख देता हूँ, मास अपॉन मॉलिकुलर मास, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। CV की वैल्यू 5r/2 क्योंकि डायटोमिक है, तो CV की वैल्यू 5r/2 और T तो T आ जाएगा। M की वैल्यू 1 दे रखी है, मास 1 किलोग्राम, किलोग्राम ऐसा यूनिट है ही तो किलोग्राम में, तो बाकी क्या रह गया 5/2, तो 5/2 रह गया। और बच्चों RT/MW बाकी रह गया, RT/MW बाकी रह गया, तो 5/2 रहेगा। RT/MW का फॉर्मूला ही P/ρ होता था बच्चों, P/ρ। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए, P बराबर ρRT/MW। ये आइडियल गैस की इक्वेशन PV = nRT को जब अपन कन्वर्ट करते तो ये आता था, तो वहाँ से RT/MW की वैल्यू P/ρ होती है। अब आंसर आ गया 5/2, तो 5/2 आ गया। और P दाब, प्रेशर 8 × 10⁴, और नीचे डेंसिटी या घनत्व 4, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 × 10⁴, 34 का बच्चों सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 34 के आगे 35 पे आ जाते हैं। देखिए इसी सवाल की मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पे फिर से V और T का ग्राफ दे रखा है, लेकिन बच्चों जब तुम इक्वेशन लिखोगे PV = nRT, है ना, और तुम लिख दोगे PV प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब तुमने माना कि मोल कांस्टेंट है, जो कि इस सवाल में नहीं दिया हुआ है। तो जब मोल के बारे में कुछ पता नहीं है तो तुम आंसर नहीं बता पाओगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इससे पहले वाले सवाल में आंसर कैसे आ गया था, उसमें लिखा था सेम अमाउंट ऑफ गैस, गैस की समान मात्रा, मतलब मोल्स सेम थे, इसलिए आंसर आ रहा था। यहाँ पे मोल्स के बारे में कुछ नहीं कहा है, इसलिए तुम आंसर नहीं निकाल पाओगे। आंसर में मोल्स आएंगे, मोल्स के पदों में आंसर आएगा, इन टर्म्स ऑफ मोल्स आंसर आएगा, और मोल्स पता नहीं है तो आंसर नहीं आ पाएगा। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन ए बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन बी की बारी आती है। 15 सवाल मिलेंगे सेक्शन बी में, और 15 सवाल में से याद करना 10 ही सवाल करने हैं, कोई भी 10, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा कर दोगे तो चेक केवल पहले 10 होंगे, है ना।
तुमने 12 सवाल कर दिए तो 12 में से जो पहले 10 हैं वो चेक हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 10 ही सवाल करने हैं, कोई भी 10 करो, है ना। तो पढ़ते हैं अपन सवाल। अब ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, तो VRMS पूछा है। VRMS का फॉर्मूला होता था बच्चों √3RT/mW, और अभी अभी बताया RT/mW को तुम P/ρ लिख सकते हो, यानी VRMS को तुम √P के समानुपाती या प्रोपोर्शनल लिख सकते हो। अब यहाँ पे नन ऑफ दिस ऑप्शन है नहीं, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हुए आंसर दे रहा हूँ मैं, और है ना, क्योंकि आंसर तो निकालना ही पड़ेगा, और तो कुछ दिया नहीं हुआ है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है नहीं, वरना 1:1 आ जाता, 1:1 भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब वो यही पूछना चाहता है कि VRMS और प्रेशर में रिलेशन आता है आपको कि नहीं आता है। तो प्रोपोर्शनल टू P आ गया, तो पहला P रहेगा, दूसरा P 2P हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1:√2, आंसर आ जाएगा 1:√2, यानी आंसर आ जाएगा 3rd। तो 36वें का पहला आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। 37 में बोल रखा है एट व्हाट टेम्परेचर अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इंटू वी समानुपाती T, P इंटू वी प्रोपोर्शनल टू T लिखा मैंने, तो ये कैंसिल होने के बाद P प्रोपोर्शनल टू T आ गया। प्रेशर ऑफ द गैस डबल्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस। बच्चों प्रेशर डबल करना है, अगर प्रेशर को डबल करोगे तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। टेम्परेचर पहले कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन था, अब कितना हो जाएगा टेम्परेचर, इसका डबल 546 केल्विन हो जाएगा। लेकिन सेल्सियस में आंसर कितना आएगा, सेल्सियस में इसमें से 273 माइनस करोगे तो 273 सेल्सियस ही आंसर आ जाएगा, यानी 273 डिग्री सेल्सियस 37 का सेकंड आंसर आ जाएगा, है ना। शब्दों में उलझना नहीं है, बढ़िया सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलो, 38 क्वेश्चन पे आ जाओ। 38 में ये बोला हुआ है बच्चों कि 2 थर्मामीटर है X और Y, है ना, इनका जो आइस है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक है, वो 15 और 25 दिया हुआ है। जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो हाई वैल्यू है, जो हॉट मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो वाटर के लिए अपन हाईएस्ट मानते हैं टेम्परेचर मेजरिंग के लिए, वो कितना कितना दे रखा है, 75 और 125। तो बच्चों फॉर्मूला पता है कि आपको, फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था x माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और यहाँ क्या लिखते थे, y माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये फॉर्मूला पता होगा तो आंसर आ जाएगा, है ना। अब इसमें बोला हुआ है कि x में मेजरमेंट 60 का हो रहा है, तो x की जगह 60 लिख दो, 60 माइनस 15 अपॉन 75 माइनस 15 60 हो जाएगा, ऊपर y माइनस 25 और नीचे 100 आ जाएगा बच्चों। तो ये 60 माइनस 15 45/60 इक्वल्स टू y माइनस 25 अपॉन 100। सॉल्व कर लो इसे, 15 से ये 4 और 15 से ये 3 बार कटेगा, 4 से ये 25 बार कटेगा, 25 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 75 बराबर y माइनस 25, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 के बराबर, यानी 3rd इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थर्मोमेट्री का सवाल है, अगर ये फॉर्मूले पते हैं तो आंसर आ जाएगा। ये यूनिटरी मेथड ही है, एक पेंसिल 1 रुपये की, तो 10 पेंसिल का दाम 10 रुपया, वही है, उसको मैथ्स में ऐसे लिखते हैं अपन, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। 39th में आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहे हो, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इट्स इंटरनल एनर्जी U, बच्चों U का फॉर्मूला NCVT होता है, ना N बदलेगा, ना CV बदलेगा, ना T बदलेगा, तो U कांस्टेंट रहेगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, रिमेन्स अनचेंज रहेगी, यानी 39 का क्वेश्चन 3rd आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाओ। 40 क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, PT² बराबर कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालना है, गामा निकालना है। गामा समझ में आता है, अल्फा बीटा गामा, थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था अपन ने, उसमें गामा निकालना है। पहले जो निकालना है उसका फॉर्मूला बताओ। गामा का फॉर्मूला होता था डेल्टा V/V डेल्टा T या dV/V dt। बच्चों ये फॉर्मूला होता था गामा का, मतलब V और T में आंसर दिख रहा है ना, इसको भी बच्चों तुम V और T में बदल लो। कैसे बदलोगे V और T में, P इंटू वी प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो P की जगह तुम क्या लिख सकते हो, T/V, तो P की जगह T/V लिख दिया, इधर T² था, ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से T³ प्रोपोर्शनल टू V आ जाएगा। ठीक है,
आप टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, 3t² इधर dv/dt आ जाएगा, समझ रहे हो। तो 3t मतलब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, इस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ गया। तो dv/dt, तो dv/dt की वैल्यू कितनी है 3t², 3t², और नीचे v तो है ही बच्चों, और v की जगह तुम खुद क्या लिख सकते हो, t³ लिख सकते हो। तो v की जगह t³ लिखोगे तो 3t² नीचे t³, यानी ये 3/t बच्चों आंसर आ जाएगा। 3/t यानी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 40 क्वेश्चन का आंसर थर्ड आ जाएगा। बढ़िया सवाल है, कोई भी पूछे तो कोई भी एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं इस तरीके से। आगे चलो, अगले क्वेश्चन में चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 41 क्वेश्चन में आ जाओ। अच्छा 41 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या बोला, रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन प्रोसेस AB। AB में हीट, अब AB प्रोसेस की हीट बच्चों, हीट होती थी NC∆T, लेकिन C प्रोसेस या प्रक्रम का होता था। तो ये जो C वाला मतलब AB वाली जो लाइन है ना, वो ओरिजिन से गुजर रही है, मूल बिंदु से गुजर रही है। इसका मतलब इसकी इक्वेशन V प्रोपोर्शनल टू T होगी, V समानुपाती T होगी। V प्रोपोर्शनल टू T तभी होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, यानी कि A से B की हीट का फॉर्मूला आएगा NCP∆T। ठीक है, सुंदर बनाना चाहते हो इसे, तो A से B का फॉर्मूला आ जाएगा NCP, मोनो एटॉमिक का CP, मोनो एटॉमिक का CP होता है 5R/2, और T फाइनल माइनस T इनिशियल मतलब TB माइनस TA, है ना, A से B जा रहे हैं। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 5/2, तो ऐसा ही रहेगा, NR अंदर जाएगा, NRTB माइनस NRTA, और NRT की वैल्यू P/V होती है बच्चों। तो 5/2 NRT की जगह तुम B पॉइंट पे P/V लिखते तो आंसर आ सकता था अपने पास, लेकिन P/V अपने को अभी दिया हुआ नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। आगे देख लेते हैं, जो रेशो पूछा है शायद चीज़ें कैंसिल हो जाए, है ना, वरना इसे P और V में बदल सकते थे, तो अभी अपने को बदलने की जरूरत नहीं है। और टेम्परेचर दिया हुआ है, NRT की वैल्यू लिख सकते हो आप, तो थोड़ा बहुत बदल सकता हूँ, P/V में नहीं बदलता। NR को तो NR ही रखता हूँ, TB माइनस TA जरूर लिख लेता हूँ। TB कितना है 2T0, है ना, तो NR और TB की जगह लिख लेंगे 2T0 माइनस NR, और TA की जगह कितना लिख लूँगा T0। तो बेसिकली NR को अंदर लाना ही नहीं चाहिए था, TB और TA डायरेक्टली माइनस करके लिख सकते थे। फालतू में इतनी लंबी कैलकुलेशन हो रही है, इसे हटा भी देता हूँ, तुम फालतू में कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये क्यों कर रहे हैं अपन। मैंने सोचा P और V दिया हुआ है तो मैं P और V में कन्वर्ट कर रहा था उसे, लेकिन P और V दिया नहीं हुआ है अपने को, तो डायरेक्टली आंसर है, तो आसान सवाल हो गया। देखो A से B का है ना, यहाँ तक तो लिखा ही था अपन ने, NCP की जगह 5R/2, तो 5/2, और NR तो है ही, TB माइनस TA, B का टेम्परेचर 2T0, A का टेम्परेचर T0, माइनस करोगे तो T0 ही आ जाएगा। ये क्या आया है हमारे पास, A से B की हीट। और क्या निकालना है, और क्या निकालना है, वर्क डन B से C में। अब B से C का वर्क बताइए, B से C का वर्क, क्या B से C में टेम्परेचर कांस्टेंट है? तो टेम्परेचर कांस्टेंट का वर्क कितना होता था बच्चों, NRT, लेकिन T कितना हो जाएगा 2T0 NRT, और log V2/V1 होता था, मतलब V0/2V0 होता था। ये वर्क या कार्य का फॉर्मूला बनेगा, यानी ये कितना बन जाएगा 2NRT0 और ln 1/2। बच्चों अगर तुम ये ln 1/2 को 2 को ऊपर ले आते तो ये बन जाता -2NR, या एक बार अगर, क्योंकि log अगर आपको नहीं आता होगा थोड़ी दिक्कत हो सकती है, 2NRT0, ये आ जाएगा ln 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 सामने आएगा, और वर्क कितना आ जाएगा, वर्क आ जाएगा -2NRT0 ln 2। ये बच्चों आपके पास वर्क आ जाएगा, है ना, माइनस में आएगा, आना भी चाहिए था क्योंकि B से C में वॉल्यूम घट रहा है, आयतन कम हो रहा है, तो माइनस में आना चाहिए था, आ भी रहा है। इन्हीं दोनों का रेशियो तुमसे पूछा हुआ है, तो इन दोनों का रेशियो अगर आप लोगे, इन दोनों का अनुपात लोगे, NRT0 से NRT0 कैंसिल हो गया, ये 2 × 2 4 हो जाएगा, आंसर आ रहा है 5/4 ln 2, वो भी माइनस में, 5/4 ln 2 वो भी माइनस में। तो परिमाण या मैग्नीट्यूड की बात करो तो आंसर आ जाएगा 5/4 ln 2, 5/4 ln 2, ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है ना, तो ठीक से सॉल्व कर लेना, अच्छा सवाल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 41 के आगे चलते हैं, 42 पे आ जाइए। 42 क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है क्या? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या होता था, θ1 माइनस θ2 बाई T बराबर K, θ1 प्लस θ2
बाय 2 माइनस थीटा नॉट, ये फॉर्मूला होता था। ये लगा दो। सबसे पहले 71 से 69, तो 71 माइनस 69 लिखता मैं यहाँ पे, है ना, या लिख ही दूँ 71 माइनस 69। उसका टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट, तो 2 इक्वस टू के, और यहाँ पे क्या लिखता है 71 प्लस 69 बाई 2 माइनस थीटा नॉट, यानी वातावरण का तापमान 30 दे रखा है। अगर कैलकुलेशन मनी मन करते रहते तो ज़्यादा आसान होता है। ये 71 माइनस 69 मतलब 2/2 इक्वस टू के। बच्चों 71 प्लस 69 कितना होता है 140। 140 को 2 से डिवाइड करोगे तो 70 माइनस 30, 70 माइनस 30, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 1/40, है ना। ये 70 माइनस 30 के की वैल्यू 1/40 आ जाएगी। अगर के की वैल्यू 1/40 आ गई, फिर से हमसे क्या पूछा गया है 41 से 39 जाने में कितना समय लगेगा, तो फिर से वही फॉर्मूला 41 माइनस 39 थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई टी इक्वस टू के, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 बताओ, अब डायरेक्टली कर लो। थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो 41 और 39 जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा, तो 80 बाय 2 करोगे तो 40 माइनस 30, है ना। ये थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये 41 प्लस 39, ये कितना हो जाएगा 80। 80 को 2 से डिवाइड करोगे 40, 40 और माइनस 30, सराउंडिंग का परिवेश का तापमान 40 माइनस 30, आंसर आ गया 2/t। के को तुम 1/40 लिख देना, और ये 10 दिख ही रहा है यहाँ पे 40 माइनस 30, तो के को 1/40 निकाला ही था अपन ने, वो लिख दिया। 0 से 0 कैंसिल होएगा, और टी की वैल्यू यहाँ से 8 दिख जाएगी। 8 मिनट यानी 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 42 का आंसर 4th आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले प्रश्न की तरफ चलो। तो 42 के आगे 43 में आ जाओ। 43 में बोला हुआ है एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबेटिक का मतलब बच्चों डेल्टा क्यू 0 होता है ना, और डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी होती थी डेल्टा यू प्लस डब्लू। तो डेल्टा यू की वैल्यू वो माइनस डब्लू के बराबर होगी, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि एडियाबेटिक रुद्रोष में डेल्टा क्यू 0 होता है। बोला गया है गैस डज 25 जूल ऑफ वर्क इन एक्सपेंशन, है ना, इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब देखो प्रसार जब हो रहा है, तो एक्सपेंशन जब हो रहा है, तो वर्क तो पॉजिटिव ही होएगा। तो वर्क की वैल्यू तुम्हें दे रखी थी कितनी 25 जूल, तो वर्क प्लस 25 ही रहेगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। While in adiabatic compression 100 joule of work is done on the gas, the change in internal energy in the two process। बताइए बच्चों, सबसे पहले वर्क 25 था, तो वर्क अगर 25 में यहाँ पे लिखता, तो यहाँ से डेल्टा यू कितना आता -25। बाद में कंप्रेशन का वर्क 100 है, तो कंप्रेशन में वर्क -100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेशन में आयतन या वॉल्यूम घटता है, तो वर्क माइनस ही आया होगा। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते तो डेल्टा यू वहाँ पे कितना आ जाता -w, तो ये -100 तो था ही, इसके आगे एक और माइनस लगा दोगे तो +100 आ जाएगा। यानी आंसर आ गया -25 और 100, -25 और 100 थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। -25 और 100 थर्ड इस 43rd का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 44th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है 100 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 100 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर दे रखी है, और 20 ग्राम स्टीम या भाप वो 100 डिग्री सेल्सियस पे दे रखी है। फाइनल टेम्परेचर इनका कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, ये 20 ग्राम की जो स्टीम है ना, इसको आप मतलब दोनों को सेम टेम्परेचर तक ले आओ। दोनों को 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक ले आता हूँ मैं। दोनों को कहाँ तक ले आता हूँ 100 के वाटर तक ले आता हूँ। बताओ 100 का भाप 100 के वाटर तक आएगा, तो भाप ठंडी होएगी, है ना। इसका मतलब ये वाली हीट रिलीज होएगी, जो भी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ निष्कासित होएगी। भाप ठंडी होएगी तभी तो पानी बनेगी। मैंने मान लिया कि दोनों 100 डिग्री सेल्सियस के पानी तक आने वाले हैं। दोनों कहाँ तक आने वाले हैं 100 डिग्री सेल्सियस के पानी तक आने वाले हैं। तो बताइए मेरे को कि मतलब कुछ भी मान सकते हो, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी कुछ भी मान सकते हो, इसे कहीं तक भी लाओ, और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि जो हीट बाकी है या कम है उसका क्या हुआ होगा। कुछ भी मान सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 100 का पानी क्यों माना है। आम तौर पे आप 0 तक लाना चाहते हो, लोग बाग 0 से सिखाया हुआ है, तो 0 से कर लेना है ना, कुछ खास बात नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि दोनों को मैं 0 डिग्री सेल्सियस के पानी तक ले आता हूँ। कुछ नहीं, कुछ भी मान लो, आंसर आएगा। अब ये बताओ, पहले भाप थी, स्टीम थी, तो 100 की स्टीम को पहले बदलो 100 के पानी में। 100 की स्टीम 100 के पानी में बच्चों बदलेगी, तो m × L हीट
निकलेगी, m की वैल्यू है 20, l की वैल्यू है 540, ये हो जाएगा 80, 10, 80 और है ना 10,800। तो ये 100 का पानी, अब 100 का पानी अगर ज़ीरो के पानी में आएगा बच्चों, 100 का पानी अगर ज़ीरो के पानी में आएगा तो mc डेल्टा थीटा हीट और निकलेगी। m की वैल्यू कितनी है 20 ग्राम, c की वैल्यू 1, डेल्टा थीटा 100, यानी ये आ गया 2000। तो जब ये भाप ज़ीरो के पानी में आई तो कितनी हीट रिलीज हुई, कितनी हीट रिलीज हुई, कितनी हीट निष्कासित हुई, इनको जोड़ सकते थे, 2000 को इसमें जोड़ते तो 12,800 इतनी हीट रिलीज हुई है। अभी मैं मान लेता हूँ ये 100 ग्राम बर्फ़ थी और बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस की थी, इसको मैं कहाँ पे ले आया 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में, तो कितनी हीट की ज़रूरत होगी m इंटू एल, आवश्यकता होगी इस हीट की, ये हीट मिलेगी तभी तो बर्फ़ पिघलेगी। तो m की वैल्यू है 100 और l की वैल्यू है 80, तो ये हो गया 8000। अब बड़े ध्यान से सुनना, देखो 12,800 हीट आई और 8,000 हीट उसने क्या किया कि इस बर्फ़ को पानी में बदल दिया। अब सारी चीज़ें क्या हैं, ये बर्फ़ भी हमने 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदल दिया और इन सब को भी हमने 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदल दिया, मतलब निकाय में, मतलब सिस्टम में क्या बन गया, 20 ग्राम पानी यहाँ से आ गया, 10 ग्राम, ये 100 ग्राम पानी यहाँ से आ गया, 100 और 20, यानी अब सिस्टम में 120 ग्राम पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है और 12,800 में से 8,000 हीट तो खर्च हो गई, तो 12,800 में से 8,000 माइनस करोगे तो 4,800 हीट बच्चों बाकी है। बताओ ये हीट क्या करेगी, अगर 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को हीट दोगे तो वो गर्म होगा ना, गर्म होगा तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा mc डेल्टा थीटा, तो हीट बराबर mc डेल्टा थीटा से आंसर निकाल लो। 4,800 हीट बाकी थी, मास 120 था, C1 है, डेल्टा थीटा निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 40 आ जाएगा डेल्टा थीटा, है ना, 12 4 जा 48, यानी कि अंतिम तापमान फाइनल टेम्परेचर 40 आ जाएगा। तो कैलोरीमेट्री के सवाल, मिक्सचर के सवाल ऐसे ही करते हैं अपन, एक स्टेज मान लेते हैं कि दोनों मिल के कहाँ तक आ रहे होंगे, किसी एक लेवल तक आ रहे होंगे, और फिर देख लेते हैं जो बची हुई हीट है उसने टेम्परेचर और बढ़ा दिया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा सवाल है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन में बताइए क्या बोला हुआ है, V और T का ग्राफ दिया हुआ है, तो बन जाएगा V और T का ग्राफ, V और T से P और V का ग्राफ बनाना है। देखो इसमें एक एक ग्राफ लिख लो, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये छोटा सा ग्राफ है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ। V और T का एक तो ग्राफ ये दिया हुआ है, बताओ इस लाइन पे V कांस्टेंट है बच्चों, V कांस्टेंट है ना, और V कांस्टेंट है, और अच्छा V कांस्टेंट है तो जब V कांस्टेंट होता है तो P किसके प्रोपोर्शनल आ जाता है, T के, है ना, इक्वेशन तो पता ही है अपने को, P इंटू वी प्रोपोर्शनल टू T, तो V कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T आप लिख सकते थे, P समानुपाती T। तो P और V में ग्राफ कैसा आता, P और V में अगर मैं इसका ग्राफ बनाता, साइड में ग्राफ बनाते चल रहा हूँ, वैसे तुम ऑप्शन से भी देख सकते हो लेकिन मैं ग्राफ बना देता हूँ, चलो, है ना। तो P और V का ग्राफ अगर बनाते, इसको मैं चलो A पॉइंट बोल देता हूँ, इसको मैं B पॉइंट बोल देता हूँ, तो A और B में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है ना, और बताओ पीछे की तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है लेकिन ये टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, और टेम्परेचर कम हो रहा होगा तो प्रेशर भी कम हो रहा होगा। तो ऐसा वॉल्यूम कांस्टेंट बनाना है जिसमें प्रेशर घटे, तो ऐसा आ जाएगा बच्चों, ये ए और ये बी आ जाएगा। देखो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर घट रहा है, तो एक लाइन तो ऐसी आनी चाहिए। अच्छा दूसरी लाइन इसकी ऐसी दे रखी है ना, दूसरी लाइन ऐसी दे रखी है, इस लाइन में टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों, इस लाइन में टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो P और V कांस्टेंट हो जाता है, यानी P और V व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो P और V का ग्राफ कैसा आएगा, P और V का ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। और ये बताओ इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा ग्राफ आएगा बच्चों। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वॉल्यूम कम हो रहा है, पीछे आ रहे हैं और प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऐसा ग्राफ ही एक दिख रहा है मेरे को। इस सेकंड ही आंसर आ जाएगा, और क्या है। ये एक लाइन आ चुकी है, ये दूसरी लाइन आ चुकी है, और तीसरी लाइन ऐसी आएगी क्योंकि ये साइक्लिक है, चक्रीय प्रक्रम है, तो उसको भी साइक्लिक होना पड़ेगा, सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। 46 में बोल रखा है कि
द वैल्यू ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बच्चों एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल के लिए 3/2 RT, 3/2 RT। वो मॉलिक्यूल के लिए आप लगा सकते हो, मोल्स के लिए 3/2 RT होता है। ये किसके लिए होता है? मोल्स के लिए। अभी मैंने देखा ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल की एवरेज गैस होती है 3/2 kT, 3/2 kT। तो बस आंसर आ जाएगा 3/2। K की वैल्यू होती है R/Na। वैसे तो K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तुम्हें दिया जाएगा एग्जाम में 1.38 इंटू 10⁻23 होती है शायद वैल्यू, और नहीं याद हो तो फॉर्मूला R/Na है इंटू टी, सब दिया हुआ है। 3/2 से 3/2 आ जाएगा। R की वैल्यू तुम लिख सकते थे, Na की वैल्यू लिख सकते थे। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, R कितना हो जाएगा 8.314, एवोगैड्रो नंबर कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23, और T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 प्लस 273, और 150 प्लस 273 करोगे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 423। ठीक है, तो यही आंसर है। और देखो K की वैल्यू यहाँ से 6 और इसको कैंसिल करोगे, ये 1.38 इंटू 10⁻23, वही K की वैल्यू होती है। तो आंसर आएगा 3/2 इंटू 1.38 इंटू 423 और इंटू 10⁻23, ये आंसर आएगा। अब 10⁻23 के लगभग 10⁻21 ही दिख रहा है, यही आंसर आएगा। ये इसलिए आएगा क्योंकि ये 400 के करीब कुछ है, तो 2 0 तो हटेंगे ही यहाँ से, तो 10⁻21 में एक ही आंसर दिख रहा है, वही आएगा। सॉल्व कर लेना इसे, ठीक है। तो यही लगभग इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 46 के आगे 47 क्वेश्चन आ जाएगा। 47 में बोला हुआ है वर्क डन, ए बी में वर्क डन। बच्चों ए से बी जाने में वॉल्यूम कांस्टेंट है, आयतन नियत है, तो कार्य या वर्क 0 हो जाएगा। 47 का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट, आयतन नियत, तो वर्क 0। 47 के बाद 48 में आ जाओ। 48 बच्चों ये क्वेश्चन एक्चुअली सेम क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले तुम्हें सॉल्व कराया था 41 क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन ही प्रिंट हो गया। वो क्वेश्चन चेंज करना था, फिगर सेम था, तो इसका आंसर 48 का आंसर 3rd ही आ जाएगा बच्चों। सॉल्व पहले ही कराया हुआ, तो 41 क्वेश्चन, और 48 के बाद 49 क्वेश्चन आ जाएगा। 49 क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि दो बॉडीज़ हैं ए और बी जिनका टेम्परेचर है 327 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ोगे 400 500 ये 600 केल्विन हो जाएगा, और 427 मतलब वो 700 केल्विन हो जाएगा। सराउंडिंग वो कितना दिया हुआ है 300 केल्विन। तो हीट रेडिएशन बच्चों फॉर्मूला होता था, जो हीट की रेडिएशन एमिट होती थी वो प्रोपोर्शनल होती थी T⁴ माइनस T⁻⁴। तो ए का टेम्परेचर कितना था 600⁴ माइनस 300⁴ अपॉन 700⁴ माइनस 300⁴। बस ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये प्रिवोस्ट लॉ और स्टीफन लॉ को मिक्स करोगे तो ये फार्मूला बनता था। तो ये आंसर आ जाएगा 6⁴ माइनस 3⁴ अपॉन 7⁴ माइनस 3⁴। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 49 क्वेश्चन का अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात है नहीं, इसको आप सॉल्व कर लेना, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, बट सॉल्व कर लेना, आंसर इसका आ जाएगा अपने पास। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 49 के बाद 50 क्वेश्चन में आ जाते हैं। आखिरी सवाल 50 क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एनर्जी इनपुट टू अ कार्नोट इंजन इज थ्राइस ऑफ वर्क डन। तो वर्क मान लीजिए W होता है, तो इनपुट हमने कितने का दिया है 3W का दिया है। ये इनपुट है, ये वर्क है, तो वेस्ट कितना हो गया होगा, हीट रिजेक्ट कितनी हो गई होगी 2W हीट रिजेक्ट हो गई होगी, और W का वर्क हो गया होगा। तो कितनी फ्रैक्शन हीट रिजेक्ट हुई, कितनी हीट रिजेक्ट हुई 2W, दी कितनी गई थी 3W, तो कितना फ्रैक्शन रिजेक्ट हुआ है 2/3 भाग रिजेक्ट हुआ है, निष्कासित हुआ है। 50th क्वेश्चन का आंसर 4th आ जाएगा बच्चों। तो पूरे हीट के 50 बेहतरीन सवाल के सॉल्यूशन तुम्हें बता दिए गए हैं बच्चों। अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।